नमस्कार। कर्नाटक अखबार के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम चुनावी विश्लेषण करने जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि सिंदगी सेगमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन शुरू हो चुका है। वहाँ की प्रक्रिया पूरी शुरू हो गई है, उपचुनाव। और ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है, जैसे आपको सबको पता है, MC मनगुली जो वहाँ के एक विधायक थे JDS के, उनके देहांत होने के बाद वहाँ उपचुनाव ज़रूरी बन गया था। जनवरी के महीने में MC मनगुली का देहांत हो गया। उनको सुना था कि कोरोना हो गया था। कोरोना के बाद और कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस सुना हो गए, जिसके चलते उनका देहांत हो गया किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बेंगलुरु में। अब इसके बाद जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी है और अक्टूबर की 30 तारीख को या इसी महीने की 30 तारीख को वहाँ उपचुनाव होने वाला है और वहाँ नवंबर की 2 तारीख को काउंटिंग होगी। तो ये विश्लेषण इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को कुछ पता चले कि उपचुनाव में खासकर जो सिंदगी में चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, कौन से पार्टी के उम्मीदवार है और संभावनाएं किस किस की जीतने की है और उनके प्लस या माइनस पॉइंट क्या क्या है। शुरुआत करते हैं कि 3 पार्टियां, जैसे आपको जानते हैं कि ये चुनावी अखाड़े में उन्होंने अपना दांव खेला है। रूलिंग पार्टी BJP, कांग्रेस और JDS, ये तीनों पार्टियों ने अपना उम्मीदवार सिंदगी इलेक्शन में उतारा है। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अशोक मनगुली, जो MC मनगुली के बेटे हैं। MC मनगुली तो खैर वो JDS में हुआ करते थे। पूरी जिंदगी जितने उन्होंने राजनीतिक जिंदगी गुजारी है, पॉलिटिक्स में करीब शायद 40-50 साल के आसपास उन्होंने उनका राजनीतिक करियर रहा है। उसमें वो पूरा ऐसा JDS या जनता पार्टी से ही जुड़े रहे, आखिरी दम तक भी वो JDS से जुड़े रहे। लेकिन उनके बेटे अशोक मनगुली को शायद ये लगता था कि JDS में उनका कोई खास भविष्य नहीं है, इसलिए उन्होंने JDS का दामन छोड़ के कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद कई सारी नाराजगी भी हुई कांग्रेस में कि कांग्रेस के जो लोकल नेता है, जैसे कि शरणप्पा सुलगार हो या MP तांबोली हो, ये कांग्रेस का, इनको शायद बुरा लगा। उनको लगता था कि टिकट देना चाहिए था तो किसी कांग्रेस के ही कैंडिडेट को, जो वहाँ का लोकल है, उनको देना चाहिए था। जो बाहर से लाके JDS से आए गए कैंडिडेट को क्यों दिया। लेकिन शायद हाईकमांड को ये लगता था कि MC मनगुली की जगह अगर किसी को सिंपैथी वोट पे जिताना है और जो एक मजबूत कैंडिडेट है वो है अशोक मनगुली, तो इसलिए कांग्रेस हाईकमांड ने आखिरकार MC मनगुली के बेटे को ही अपने कांग्रेस से टिकट दिया और अशोक मनगुली आप वहां से दावेदार हैं, उम्मीदवार भी हैं। और सुनने में यही आ रहा है कि कांग्रेस हाईकमांड ने जो लोग नाराज चल रहे थे, कांग्रेस के लीडर नाराज चल रहे थे, उनकी नाराजगी को दूर किया है, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया है। अब किस तरह से कॉन्फिडेंस में लिया है, क्या बात हुई उनके बीच में, ये तो वही जानते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है, ऐसा जो नाराजगी थी वो बहुत हद तक दूर हो चुकी है। तो अब JDS कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अशोक मनगुली। JDS ने बहुत एक तरह की सरप्राइजिंग खेल खेला है इस सिंदगी के चुनाव में। उन्होंने एक महिला और मुस्लिम महिला, उसमें भी उनको उम्मीदवार बनाया है। नाजिया अंगड़ी ये JDS की उम्मीदवार हैं। इनको देने की वजह JDS के जो लीडर हैं, खासकर HD कुमारस्वामी, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, JDS के मुखिया भी हैं, तो उनका ये कहना है कि मुसलमानों को, खासकर दूसरी पार्टियां पर्टिकुलरली वो टारगेट करते हैं कांग्रेस को। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, उनका सिर्फ फायदा उठाया है अपने चुनावों में, लेकिन उनको जितना हिस्सा मिलना था उतना दिया नहीं। तो कुमारस्वामी का यह कहना है कि क्योंकि मुसलमानों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था नहीं मिला, इसलिए JDS एक मुसलमान उम्मीदवार को
उतार रहा है चुनाव में। इसलिए एक मुसलमान और उसमें उनका कहना है कि एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और दूसरा बात उनकी यह है कि उनके ससुर अभी तो दुनिया में नहीं है, वो जेडीएस से काफी बरसों तक जुड़े हुए थे। रामकृष्ण हेगड़े के जमाने से वो थे, आईबी अंगड़ी। तो ये कहते हैं कि अंगड़ी साहब जब जेडीएस में थे और सिंदगी से आते हैं तो उनका दबदबा अच्छा था, लोग उनको जानते थे और पहचानते थे, उनका लोगों में अच्छी खासी पकड़ थी। तो ये सारी चीज़ों को कहते हुए जेडीएस ने एक मुसलमान को टिकट दिया है, वो भी महिला को, नाजिया अंगड़ी को। इसके बाद बारी आती है बीजेपी की। कांग्रेस सबसे पहले वो पार्टी निकली जिसने अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार सबसे पहले मतलब उतारा। चुनाव के अभी घोषित भी नहीं हुआ था वक्त भी, मतलब उसमें डेट्स अनाउंस भी नहीं हुए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उससे पहले उनका कैंडिडेट डिसाइड हो चुका था, अशोक मनगुली को उन्होंने उम्मीदवार बनाने का घोषित कर दिया था। उसके बाद आए जेडीएस ने अपना उम्मीदवार, जैसे मैंने कहा, नाजिया अंगड़ी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी में खासी उठापटक चल रही थी और उम्मीदवारों को लेके आखिर किसको कैंडिडेट बनाना है, इस पे बहुत सारी चर्चा चल रही थी, किसी का नाम फाइनल नहीं हो रहा था। वैसे सबसे आगे चल रहे थे रमेश भूसनूर, जो भूतपूर्व एमएलए रह चुके हैं, 2 बार के सिंदगी से एमएलए हैं बीजेपी से। तो उनका नाम तो खैर आगे चल रहा था, लेकिन फिर भी शायद पार्टी को लगता था कि इनसे भी अच्छा कोई अगर मिल सकता है क्या, जो ये चुनाव में उनको टक्कर दे सके, अपोजिशन पार्टियों को जो भी है। इसमें कई सारे लोगों का नाम भी आ रहा था, जैसे लक्ष्मण सवदी का भी नाम आ रहा था, जो मिनिस्टर थे, अभी एमएलसी हैं, उनका नाम आ रहा था। कुछ और छोटे लीडरों का नाम भी था, लेकिन लक्ष्मण सवदी ने एक नहीं कई मरतबा उन्होंने अलग अलग मौकों पे ये बात साफ कर दी कि वो किसी उपचुनाव में, खासकर सिंधी उपचुनाव में, वो रेस में ही नहीं है। तो जब ये बात साफ हुई तो शायद बीजेपी के पास दूसरा कोई खास विकल्प नहीं था, तो उन्होंने तय किया रमेश भूसनूर को ही फिर से उम्मीदवार बनाया जाए। अब ये चुनाव में खड़े हैं बीजेपी के टिकट, और आखिरी मतलब नॉमिनेशन फाइल होने के बस एक दिन पहले उनका नाम फाइनल हुआ है और 8 तारीख को नॉमिनेशन प्रक्रिया खत्म हो गई। मतलब इसके बाद बस विड्रॉल होता है, अगर जिसको चाहिए तो विड्रॉ कर सकते हैं, वरना जो है वो उम्मीदवार बने रहेंगे। तो ये 3 लोग हैं, अभी 3 कैंडिडेट हैं जो अभी फील्ड में हैं, जो चुनावी अखाड़े में हैं। मैंने जैसे कहा, अशोक मनगुली कांग्रेस, रमेश भूसनूर बीजेपी और नाजिया अंगड़ी हैं ये जेडीएस से। एक छोटा इसमें बात ये बताना चाहूंगा कि अब जो चर्चा में बात आ रही है कि आखिर संभावना किसकी है, मतलब कौन सा कैंडिडेट है जो बहुत ज्यादा दावेदार, बहुत मजबूती से वो जीतने की मतलब वो रखता है कैपेसिटी, और उसके प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं। इसमें शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस को ये लगता है कि ये जो बीजेपी के जो खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, मोदी सरकार, जो महंगाई है और कोरोना फेलियर है, ये कई सारे मुद्दे वो उठा रहे हैं। उनको लगता है कि बीजेपी हो, राज्य बीजेपी हो या केंद्र बीजेपी हो, उन्होंने जनता के साथ धोखा दिया है और इससे जनता नाराज है। महंगाई बहुत ज्यादा है, इससे लोग नाराज हैं। तो ये सारी चीजें उनको प्लस हो जाएंगी। दूसरी चीज हो सकता है उनको लगता है कि प्लस हो जाएगा क्योंकि एक सिंपैथी हो सकते हैं, क्योंकि एमसी मनगुली के वो बेटे हैं। एमसी मनगुली का काफी नाम है सिंधी में, काफी बरसों तक उन्होंने सिंधी में राजनीतिक अपना करियर निभाया है। लोग जानते हैं उनको, मतलब बच्चा जानता है। तो हो सकता है कि ये एक पॉजिटिव उनको मिल जाए। और तीसरी चीज है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो आ रहे हैं चुनाव में उनके प्रचार करने के लिए, खासकर सिद्धरामैया हो या डीके शिव कुमार हो या बीजापुर के कई सारे लीडर हैं, जैसे एमबी पाटिल हो और बाकी शिवानंद पाटिल और यशवंत रायगौड़ा, ये जो यहाँ के लीडर हैं, इनकी मौजूदगी खासा प्रभाव देगी और कांग्रेस की जीत हो सकता है निश्चित हो जाए। ये उनका मानना है, ये इनका दावा है कांग्रेस का।
और उनको लगता है कि जाति समीकरण के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने एक लिंगायत को वोट दिया है और लिंगायत ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन लिंगायतों की सिंदगी में ज़्यादा है, उसके बाद मुसलमान है, मुसलमान डिसाइसिव हैं, मतलब अगर ये मान के चलिए कि अगर मुसलमान एक होके किसी पार्टी को वोट देते हैं तो उनका जीतना भी बहुत हद तक तय माना जा सकता है अगर वो उसमें यूनिटी दिखाते हैं। तो क्योंकि तो ये पहले लिंगायत, दूसरा मुसलमान, और कांग्रेस को लगता है क्योंकि उन्होंने एक लिंगायत को वोट दिया है, टिकट दिया है, तो लिंगायत उनको वोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, मुसलमान जो काफ़ी वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो मुसलमान का वोट भी उनको मिल जाएगा। तो ये उनका एक कैलकुलेशन है, इसके हिसाब से वो मानते हैं कि कांग्रेस की जीत वहाँ निश्चित है। अब आते हैं बीजेपी से। बीजेपी को ये लगता है कि कांग्रेस का खास अभी कोई दबदबा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप जानते हैं बहुत कम उनके एमपी आए थे केंद्र में, राज्य में भी वो 2-3 चीज़ों को उठा रहे हैं। उनका ये मानना है कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में एक तरह से खींचतान चल रही है, इसकी वजह से पार्टी एक नहीं है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दूसरी चीज़, जो पिछले कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए जहाँ बेलगाम हुआ, गुलबर्गा हुआ, वो हुबली धारवाड़, यहाँ अच्छी खासी इनको जीत हासिल हुई है। गुलबर्गा की छोड़ के बाकी जगह तो उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो ये सारी चीज़ें, लिंगायत कम्युनिटी का होना, बीजेपी के साथ काफ़ी लिंगायत जुड़े हुए हैं, येडियुरप्पा का नाम भी उनके साथ है। तो ये सारी चीज़ें उनको लगती हैं कि उनका जितना तय है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार उनकी है। तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि उपचुनाव में जिनकी सरकार होती है, कैंडिडेट जो या उम्मीदवार होता है, बहुत हद तक उनका ही जीत के आता है। ये इतिहास है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर उपचुनाव में जिनकी सत्ता है वही जीते। तो इसमें पॉलिटिकल अरिथमेटिक वो है जो कॉम्बिनेशन से बदल भी सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी का डिफेंस है। उनका ये मानना है कि ये सारे चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनके उम्मीदवार के जीतने की संभावना और ज़्यादा है। अब तीसरे कैंडिडेट के आते हैं नाजिया अंगड़ी, जो जेडीएस से हैं। जैसे मैंने कहा कि जेडीएस का ये मानना है कि मुसलमानों को उन्होंने खास, कांग्रेस ने मुसलमानों को तरजीह नहीं दी और उनको खाली वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ है, मुसलमान उनको वोट देंगे। और जेडीएस का नाम, उनको लगता है कि जेडीएस का नाम है, एमसी मनगुली जेडीएस से जुड़े होते, तो वो जेडीएस पार्टी के नाम से वो जा रहे हैं। लेकिन उन पे आरोप भी एक लग रहा है, इसी बीच ये आरोप लगता है कि मुसलमान को टिकट देने का मकसद उनका एक तरीके से एक तीर से 2 निशान लगाने जैसा है। जैसे कि क्योंकि एमसी मनगुली के बेटे अशोक मनगुली वो जेडीएस छोड़ के जब कांग्रेस चले गए, तो सुनने में आता है कि इससे काफ़ी नाराज़गी आई जेडीएस कैंप में। खासकर कुमार स्वामी काफ़ी नाराज थे और उनको ये लगता है कि बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट को, यानी अशोक मनगुली को हराना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको लगता है कि ये क्योंकि उन्होंने एक तरह से छुरी घोंपने का काम किया है उनके पीठ में, तो ये नाराज़गी के चलते वो चाहते हैं कि जैसे भी हो कांग्रेस का कैंडिडेट यानी एमसी मनगुली के बेटे अशोक मनगुली हारे, ये कई लोगों का मानना है। और मुसलमानों को टिकट देने का मकसद यही है कि ताकि मुसलमान का वोट डिवाइड हो जाए और इससे कांग्रेस की हार तय हो जाए। तो उनका मकसद अपना बदला लेना है और दूसरा ये दिखाना है कि वो हम मुसलमान के साथ खड़े हैं। कांग्रेस खाली मुसलमान को अपना वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन हम कांग्रेस के साथ, मुसलमानों के साथ खड़े हैं। मुसलमान को वोट बैंक की नहीं, बल्कि उनको रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं। तो ये इस तरह से एक मुसलमानों की सिंपैथी लेना और दूसरा अपना मकसद में कामयाब होना कि कांग्रेस को यह हराए। अब ये कई सारे लोग जो एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो मानते हैं। लेकिन हर चीज़ ऐसे ही नहीं चलती। हो सकता है कि इसमें जिस तरह से कैंपेनिंग अभी चल रही है, लोग देखेंगे कि कौन सा पार्टी किसका ज़्यादा उम्मीदवार है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से ये तय हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। लेकिन फिलहाल कैंपेनिंग शुरू हो चुका है। सारे जो उम्मीदवार हैं
अपनी जात के हिसाब से जिनको जो कम्युनिटी पर्टिकुलर से आते हैं उनके वोट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव तो अभी काफ़ी देर है, अभी ये सारा जो कैंपेन है और बढ़ेगा। बहुत सारे लीडर आएंगे जो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, जेडीएस से हो, प्रचार के लिए आने वाले दिनों में आएंगे। तो ये तो पहला विश्लेषण है। आगे जैसे और चुनावी सरगर्मियां बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि और क्या क्या होने वाला है इस सिंदगी के बाई इलेक्शन में। देखते रहिए कर्नाटका वायर। धन्यवाद।